नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी महंगाई पर खुली मोदी सरकार की पोल की, कांग्रेस की अहम बैठक की। देखेंगे तमिलनाडु के सीएम विजय ने किए क्या ऐलान, बिहार एनडीए में कैसे पड़ी दरार, जानेंगे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर क्यों बोला हमला। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इंटाउन करवाती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बीजेपी कार्यकर्ता रिंकी चैटर्जी ने दर्ज करवाया केस। ममता पर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का लगाया आरोप। एआईएडीएमके को एक और झटका, चौथे विधायक ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद सीएम विजय की पार्टी टीवीके में शामिल हुए एसवा की सुवैया। जनसंख्या में जहां आया अचानक बदलाव, वहां की होगी जांच। केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी। गृह मंत्री शाह ने घुसपैठ को बताया देश के लिए बड़ी चुनौती। दिल्ली में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। 3 बड़े फैसलों पर बनी सहमति। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर रहा मेन फोकस। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 479 अंकों की गिरावट के साथ 76,009 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 118 अंकों की गिरावट के साथ 23,913 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम किस्तों में बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं, जिससे भारत को भी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसलिए ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन अब सरकार के इस दावे की पोल कांग्रेस ने खोल दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दामों में भी चौथी बार बढ़ोतरी हो गई है। अब सीएनजी 2 रुपए महंगी हो गई, जिसके बाद दिल्ली में उसकी कीमत 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़कर 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले 12 दिन में सीएनजी 6 रुपए महंगी हो गई है। जिस तरह किश्तों में दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसे लेकर मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। खाने पीने के सामान से लेकर आने जाने का किराया तक सब कुछ महंगा हो रहा है। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उनकी आमदनी में उछाल नहीं आ रहा। ऐसे में कई लोग जो अब तक अपनी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर लेते थे, उनके लिए अब वो भी करना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश की जनता को गरीबी की तरफ धकेल रही है। वहीं सरकार का दावा है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसीलिए दाम बढ़ाना जरूरी था। लेकिन कांग्रेस ने उसके इस दावे की पोल खोलकर रख दी है। पार्टी ने जनवरी से मार्च 2026 तक देश की 3 बड़ी कंपनियों के कुल मुनाफे का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार तेल कंपनियों के घाटे का रोना रो रही है। लेकिन सच क्या है, जान लीजिए। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच तेल कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया है। जनवरी से मार्च 2026 में देश की 3 बड़ी तेल कंपनियों का कुल मुनाफा 41% रहा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 11,377 करोड़ 51 लाख रुपए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4,901 करोड़ 50 लाख रुपए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3,191 करोड़ रुपए, कुल मुनाफा 19,470 करोड़ रुपए। कांग्रेस ने आगे कहा कि मोदी सरकार चाहे तो आपको महंगाई से राहत दे सकती है, तेल के दाम घटा सकती है, लेकिन वो आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ वैश्विक संकट का बहाना देकर तेल की कीमतें बढ़ा रही है। कांग्रेस यही नहीं रुकी। उसने आज कच्चे तेल की कीमतों की तुलना 2014 के रेट से करते हुए ये भी सवाल उठाया है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो भी पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं घटे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए लिखा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पीआईबी के अधिकृत बयान के अनुसार आज से ठीक 12 साल पहले 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उस दिन भारतीय बास्केट का कच्चा तेल $108.05 प्रति बैरल था और डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट 58 रुपए 59 पैसे थी। उस समय पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे और डीजल 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था। आज कच्चे तेल की कीमत $99 प्रति बैरल से कम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़कर क्रमशः 102 रुपए 12 पैसे और 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। यानी कच्चा तेल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल करीब 42.8% और डीजल करीब 67.9% महंगा हो गया। सवाल सीधा है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों? जनता को राहत क्यों नहीं? यानी कांग्रेस ने पूरे तथ्यों के साथ मोदी सरकार की सच्चाई उजागर कर दी है, जिसके बाद उसकी नीतियों पर उठते सवाल और मजबूत हो गए हैं।
अब देखना यह होगा कि इन सवालों के जवाब में मोदी सरकार क्या कहती है। एक तरफ कांग्रेस ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है तो वहीं दूसरी तरफ उसने खुद को मजबूत भी किया है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी की बड़ी बैठक हुई जिसमें कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल हुए और इस बीच विपक्ष ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया और साथ ही राज्य में कुर्सी की खींचतान की खबरों पर भी ब्रेक लगा दिया। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानेंगे रिपोर्ट में। 26 मई को कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक हुई जो करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मौजूद थे। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग का असली एजेंडा नेतृत्व परिवर्तन कतई नहीं था, बल्कि फोकस पूरी तरह से राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक मुख्य रूप से आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बुलाई थी। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हो रही हैं। राज्य में विधायकों के वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस आसानी से 3 सीटें जीतने की मजबूत स्थिति में है, जबकि भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया का एक धड़ा लगातार ये दावा कर रहा था कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच नेतृत्व को लेकर पेच फंसा हुआ है। टीवी चैनलों पर यह नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि इसी झगड़े को सुलझाने और मंत्रिमंडल में फेरबदल की गुहार लगाने दोनों नेता हाईकमान के पास पहुंचे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट निकली। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये सारे दावे महज हवा हवाई हैं और ये कर्नाटक की चुनी हुई कांग्रेस सरकार की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश है। कांग्रेस आलाकमान और राज्य के दोनों शीर्ष नेताओं का पूरा फोकस फिलहाल राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की जीत पक्की करने पर है। अब इस बैठक में तय की गई रणनीति पर पार्टी किस तरह अमल करती है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान की अटकलों पर विराम लग गया, लेकिन तमिलनाडु के सीएम विजय के एक ऐलान की चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। तमिलनाडु में टीवीके के सत्ता में आने के बाद कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब उन्होंने अपना एक बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। तो क्या फैसला लिया है सीएम विजय ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनने के बाद सीएम विजय कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा तेज है। हाल ही में उन्होंने राज्य में बड़ा कदम उठाते हुए मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में आने वाली 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है और अब वो किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए नजर आए। सीएम विजय की सरकार ने राज्य में 14 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। ये फैसला 25 मई को टीवीके की एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सीटीआर निर्मल कुमार ने सरकार के इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा, राज्य में करीब 16.92 लाख किसानों ने कृषि लोन लिया था, जिसमें से 14.22 लाख किसानों का कर्ज पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर दिया गया है। ये हमारा प्रमुख चुनावी वादा था जिसे हमने पूरा किया। बता दें, मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने बताया कि सिस्टम के तहत जिन किसानों पर 50,000 रूपए से कम का बकाया कर्ज है, उनका पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं अन्य छोटे किसानों के लिए 50,000 रूपए तक के कर्ज पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 50,000 रूपए से अधिक के कर्ज पर चरणबद्ध तरीके से राहत दी जाएगी। 50,001 से 60,000 रूपए तक के कर्ज वालों को 40,000 रूपए की राहत मिलेगी, जबकि 60,001 से 70,000 रूपए के कर्ज पर 30,000 रूपए की छूट दी जाएगी। इसी तरह 70,001 से 80,000 रूपए तक के कर्ज पर 20,000 रूपए की माफी मिलेगी। 80,000 से 1 लाख रूपए तक के कर्ज पर 10,000 रूपए तक की राहत दी जाएगी, जबकि 1 लाख रूपए से अधिक के कर्ज पर 5,000 रूपए की राहत दी जाएगी। बता दें, टीवीके की बैठक में कृषि मंत्री आर विनोद, सहकारिता मंत्री वी कांतिराज और वित्त मंत्री एन मारिया विल्सन भी शामिल थे। सरकार ने कर्ज माफी के लिए एक ग्रेडेड सिस्टम तैयार किया है। इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से कर्ज लिया था। एक अनुमान के मुताबिक इस कर्ज माफी की योजना से राज्य सरकार के खजाने पर 2044 करोड़ रुपए से ज्यादा वित्तीय बोझ आएगा। सीएम विजय ने बड़ा ऐलान किया तो बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। 18 जून को इन सीटों पर मतदान होना है और उसी दिन नतीजे भी आएंगे, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। तो दूसरी तरफ चुनाव का ऐलान होते ही एनडीए की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। हम के प्रमुख है जीतन राम मांझी, उन्होंने पेच फंसा दिया है, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट।
चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। यानी कुल 10 सीटों पर 18 जून को मतदान होंगे और उसी शाम परिणाम की घोषणा होगी। बिहार विधानसभा कोटे की इन 10 सीटों में 9 सीट सदस्यों के 6 साल का कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हो रही है, जबकि 1 सीट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने के कारण उपचुनाव से भरी जाएगी। नीतीश का कार्यकाल मई 2030 तक का था, इसलिए उपचुनाव से जीतने वाले को 4 साल का ही कार्यकाल मिलेगा, जबकि बाकी 9 एमएलसी 6 साल का टर्म हासिल करेंगे। विधान परिषद के चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। एमएलसी चुनाव की घोषणा होते ही एनडीए में अंदरूनी खींचतान भी खुलकर दिखाई देने लगी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएलसी की 1 सीट पर दावा ठोक दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी को 1 सीट मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हम के 5 विधायक हैं, 1 एमएलसी भी है, भारत सरकार में मंत्री भी हैं। जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, किसी भी पार्टी से हमारे कार्यकर्ता कम नहीं है। एनडीए का कार्यक्रम होता है तो हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए थे जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कम से कम एमएलसी का 1 पद मिलना ही चाहिए। मांझी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, 1 सीट पर उपचुनाव होना है, मतलब कुल 10 सीटें हैं। इनमें 4 पर जेडीयू का कब्जा है। सीट शेयरिंग के तहत ये चारों सीटें जेडीयू के पास रहेंगी। बीजेपी के पास फिलहाल 2 सीट है। इस बार बीजेपी के हिस्से में 3 सीट आएगी और बाकी की 2 सीटों में से 1 एलजेपीआर और 1 आरएलएम को दी जाएगी। आरजेडी को भी 1 सीट मिल सकती है। चर्चा है कि चिराग पासवान अपने भांजे सीमांत पासवान को एमएलसी बना सकते हैं। अब देखना यह होगा कि एनडीए क्या मांझी की मांग को पूरा करता है या नहीं। बिहार एनडीए में मची खींचतान पर हर तरफ चर्चा हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर पीडीए वर्ग को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया। जौनपुर एनकाउंटर के बाद सपा ने अपनी रिसर्च टीम के आंकड़े सार्वजनिक करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही अखिलेश ने चेतावनी भी दी। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में एनकाउंटर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर फर्जी एनकाउंटर कर रही है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। जौनपुर में रवि यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रिसर्च टीम के आंकड़े सार्वजनिक किए। इन आंकड़ों के जरिए सपा ने यह दावा किया है कि पुलिस की कार्रवाई में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं, जबकि ब्राह्मण समुदाय दूसरे और पासी यादव बिरादरी तीसरे नंबर पर है। अखिलेश यादव ने तल्ख लहजे में कहा, आज फर्जी एनकाउंटर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती। जिस एनकाउंटर के पीछे मर्जी है वो फर्जी है। फेक एनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक एनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी भी मानसिक तनाव और आत्मग्लानि का शिकार हो रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी ये मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। ऐसे फर्जी एनकाउंटर करने वाले कई पुलिसकर्मी मानसिक रोगी तक बन जाते हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक ऐसी घटनाओं का असर राज्य में निवेश पर भी पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, जो सरकारें फर्जी एनकाउंटर करवाती हैं
जनता मौका आने पर चुनावी तरीके से उनका एनकाउंटर कर सत्ता से उखाड़ फेंकती है। चुनाव से ठीक पहले एनकाउंटर और जातिगत आंकड़ों का ये मुद्दा यूपी की राजनीति में नई बहस और विवाद को जन्म दे रहा है। अब इन आरोपों पर सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। अखिलेश ने बीजेपी सरकार के एनकाउंटर पर सवाल उठाए तो सवाल सीबीएसई की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। सीबीएसई की 12वीं फिजिक्स आंसर शीट को लेकर उठे विवाद में अब बड़ा मोड़ आ गया है। छात्र वेदांत श्रीवास्तव की शिकायत सही साबित हुई है। सीबीएसई ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और इस मामले में न सिर्फ बोर्ड परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि राजनीति भी तेज हो गई है। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। सीबीएसई की क्लास 12वीं फिजिक्स आंसर शीट को लेकर उठे विवाद में अब बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। छात्र वेदांत श्रीवास्तव को आखिरकार सीबीएसई की तरफ से उनकी सही आंसर शीट भेज दी गई है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि छात्र की शिकायत पूरी तरह से सही थी और बोर्ड की तरफ से वास्तविक गलती हुई थी। दरअसल वेदांत लगातार दावा कर रहे थे कि सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड की गई फिजिक्स की स्कैन कॉपी उनकी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि कॉपी में लिखावट, जवाब देने का तरीका और पूरी प्रस्तुति किसी दूसरे छात्र की लग रही है। 23 मई को वेदांत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि कम अंक आने के बाद उन्होंने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी मांगी, लेकिन जो कॉपी उन्हें मिली वो उनकी थी ही नहीं। वेदांत के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। शुरुआत में कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उनके हाल ही में बने सोशल मीडिया अकाउंट पर सवाल उठाए तो कुछ ने उन्हें एंटी नेशनल और पाकिस्तानी तक कह दिया। लेकिन इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वेदांत की समर्थन में नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट करते हुए लिखा था कि दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी की आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच ये है कि मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेगा। अब जब सीबीएसई ने खुद सही कॉपी भेज दी है तो वेदांत के आरोपों को बड़ी पुष्टि मिल गई है और इसी के साथ शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर एक छात्र की कॉपी तक सुरक्षित नहीं है तो लाखों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में है। इस पूरे विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरलम के सीएम वीडी सतीशन ने तो उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी है। वहीं नीट पेपर लीक का मुद्दा पहले से ही देश भर में गरमाया हुआ है। ऐसे में सीबीएसई की इस बड़ी चूक ने शिक्षा मंत्रालय को एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और क्या इस मामले में किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक छात्र की कॉपी का मामला नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों के भरोसे का सवाल है। सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली है जिससे वो घिर गया है। वहीं बीजेपी सरकार भी मुश्किल में फंसती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट से देश के 3 बड़े राज्यों की बीजेपी सरकारों को फटकार लगी है और डबल इंजन का दम भरने वाली ये सरकारें किस कदर तमाम मोर्चों पर फेल हो रही हैं, इसको लेकर अब अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इन सरकारों पर गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए डेडलाइन तय कर दी है, जिससे इन तीनों सरकारों पर दबाव बढ़ गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे रिपोर्ट में। चंबल के बीहड़ों में रेत माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत को सीधे दखल देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का पारा इस समय 7वें आसमान पर है और इस बार निशाने पर आई है 3 राज्यों की बीजेपी सरकारें। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में चल रहे अवैध रेत खनन को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को ऐसी तगड़ी फटकार लगाई है कि प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। आइए समझते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल चंबल का इलाका पर्यावरण और घड़ियालों के संरक्षण के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है, लेकिन लंबे समय से यहाँ रेत माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र आया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे बिना नंबर और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ट्रैक्टर ट्रॉली सरेआम रेत की अवैध ढुलाई कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर ये रिपोर्ट सच है तो इसका मतलब है कि अधिकारियों ने अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल किया है। ये सीधे सीधे गुमराह करने की कोशिश है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं।
यूपी में योगी आदित्यनाथ, एमपी में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकारें हैं। डबल इंजन की बात करने वाली और कानून व्यवस्था माफियाओं के खात्मे का दम भरने वाली बीजेपी के लिए ये अदालती फटकार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है कि जो सरकारें कानून का राज होने का दावा करती हैं, वो रेत माफियाओं के सामने इतनी बेबस क्यों है। कोर्ट ने भी साफ पूछा कि आखिर वन रक्षकों के खाली पड़े पदों को अब तक भरा क्यों नहीं गया। क्या सिस्टम जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है। अदालत ने अब इन तीनों सरकारों को अहम निर्देश दिए हैं। सबसे पहले 6 महीने की डेडलाइन दी गई है। प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल सेंटर और मॉनिटरिंग सिस्टम हर हाल में 6 महीनों के भीतर पूरी तरह चालू होने चाहिए। वहीं गाड़ियों की जब्ती का भी निर्देश दिया गया है। अवैध खनन में शामिल फर्जी नंबर प्लेट या बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को तुरंत जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। वहीं जल्दी भर्ती का भी निर्देश दिया गया है कि वन विभाग में खाली पड़े गार्ड्स के पदों को तुरंत भरा जाए ताकि निगरानी मजबूत हो सके। वहीं अब देखना होगा कि सरकारें चंबल के सिंडिकेट पर कब और कैसे नकेल कसती हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी पिछले 13-14 साल से इस देश की सत्ता के ऊपर काबिज हैं। उन्होंने शायद ही अपने कोई दिल के अरमान होंगे जिन्हें पूरा नहीं किया होगा इस बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना यह है कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, मेरे दिल में तो अभी बहुत सारे प्लान बाकी हैं जिन्हें अभी पूरा करना है। तो भाई ये प्लान कौन से हैं? क्या क्या ऐसा है जो अभी तक बाकी रह गया है, जो आपके साथ में अभी नहीं हुआ है, वो होना बाकी रह गया है? इसके लिए आपको क्या करना है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।